पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत 24 और आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं बेहद खास है। शाह मोदी हो या चिराग नीतीश कुशवाहा और मांझी, सबका गेम जो है वो बजाने वाले हैं लालू प्रसाद यादव का ये स्ट्रेटजी। आज हम इस पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ बाबा है। बाबा, लालू प्रसाद यादव किस तरीके से नई जो प्लान लाए हैं, नई जो रणनीति अपनाए हैं, इसमें शाह मोदी या चिराग पासवान या कुशवाहा हो, सबकी जो बैंड बजने वाली है, आखिरकार है क्या ये चीज़? देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, जब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे, 2020 में सरकार बनी और उसके बाद सबसे पहला जो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ इंटरनल सेटिंग का जो सबसे पहला नज़ारा पेश किया, उसमें था जातीय गणना करवाना। आपको याद होगा कि जातीय गणना कराने के लिए 10 पार्टियों के 11 लोग गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। मुलाकात में क्या हुआ दुनिया जानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका आग्रह स्वीकार जरूर किया, लेकिन उस पर सीधे सीधे कह दिया कि यह संभव नहीं है, अगर राज्य चाहे तो अपने हिस्से से करा सकता है। और उसका नतीजा हुआ कि जातीय गणना बिहार में हुआ, जिसके सर्वे रिपोर्ट भी आ गए। रिपोर्ट आने के बाद कितने खुश थे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद। लेकिन इसका फायदा किसको होगा? हमने शुरू में बताया था कि इसका सीधा सीधा फायदा लालू प्रसाद को होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद का को ये पता चल गया, उनके समर्थकों को ये पता चल गया था कि उनकी जनसंख्या कितनी है। 27% ओबीसी में, 14% तो यही थे। दूसरा, उनको 19% से ज़्यादा मुस्लिमों का वोट प्राप्त था। तो 33% वोट तो उनके हिस्से में चली गई थी और बाकी उन्हें पता चल चुका था कि 36% ईबीसी हैं। सवर्णों की संख्या ये 15.5% है। दलित भी 20-21% के पास हैं, SC ST। इसको मिला जुला करके कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने स्ट्रेटजी बनाई और उस स्ट्रेटजी में वो धीरे धीरे सफल भी होते रहे। तब नीतीश कुमार भी उनके साथ हुआ करते थे। ये स्ट्रेटजी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने साथ मिलकर के बनाई और देश भर में एक मोदी विरोधी गठबंधन तैयार किया। लेकिन जैसे ही ये गठबंधन तैयार हो गया, इसकी 2-3 मीटिंग्स हो गई, लालू प्रसाद को लगा कि नीतीश कुमार अब यहाँ डोमिनेट कर सकते हैं, तो उन्होंने धीरे से नीतीश कुमार को साइड करके रख दिया। इसका फायदा उनको देश भर में नहीं उठाना था, बिहार में उठाना था। और बिहार में ये पता था उन्हें कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं पहुंच पाएंगे तेजस्वी यादव, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक कहावत बड़ा बढ़िया आपने सुना होगा कि गोदी में लड़का और नगर भर ढिढोरा। कभी कभी नहीं होता है, चश्मा आपके ऐसे ऐसे चश्मा ऊपर उठा लेते हैं और आप खोजते चलते हैं मेरा चश्मा कहाँ है, मेरा चश्मा कहाँ है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वो भ्रम हो जाता है और उस भ्रम में पूरी की पूरी राष्ट्रीय जनता दल रही है। हालांकि इस जातीय गणना के बाद एक स्ट्रेटजी जो है, अगर नहीं इस पर होमवर्क किया एनडीए के लोगों ने, तो लालू प्रसाद कहीं ना कहीं अच्छा टक्कर दे करके मात भी दे सकते हैं। ये स्थितियां पैदा होती हुई नजर आ रही है। इसको सबसे पहले आप ऐसे समझ सकते हैं कि जातीय गणना को लेकर के अब ये पता चल चुका है कि किस खेमे में कितने लोगों की संख्या है, कितने वोटर हैं और कौन कितना प्रभावित कर सकता है। एनडीए और महागठबंधन के बीच जो लड़ाई है, उस लड़ाई में 2 ही फैक्टर है। एक है भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व और सनातन, तो दूसरा आपने देखा होगा ना कि अभी एक हंगामा शुरू हो चुका है। मछली खाते पकड़ा गए, उनको लगा कि मछली खा रहे, एक बार ऐसे ही जन्मदिन मनाते हुए हेलीकॉप्टर में पकड़ा गए थे, काटते हुए पकड़ा गए थे। इस बार मुकेश सहनी के साथ मछली खाते हुए नवरात्र में पकड़ा गए। अब नवरात्र में पकड़ा गए तो इसका मतलब समझिए, एक तरफ घर के लोग उनके कह रहे हैं कि हम तो भैया राम मंदिर जाएंगे, हमारे घर में नवरात्र हो रहा है, और भाई जो है उधर जाकर के उड़ा रहा है मछली, एक कांटा वाला, एक कांटा वाला मछली। और मिलता कहाँ है, भी बताए हैं कि दरभंगा में हमारे यहाँ मिलता है। तो कर चलिए, मिथिलांचल में मिलता है। अब इन सारी बातों को लेकर के एक तरफ तो ये स्ट्रेटजी चल रही है और दूसरी तरफ स्ट्रेटजी चल रही है कि लालू प्रसाद लगातार जिस तरह की रणनीति बना रहे हैं, वो रणनीति कहीं ना कहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी के रणनीतियों पे भारी पड़ता नजर आ रहा है। यह है पूरी तरह से जातीय समीकरण। आप राम मंदिर के लहर पर
या राम मंदिर के घोड़ी पर सवार होकर के आप चुनाव की तरफ जा सकते हैं। पिछली बार राष्ट्रवाद आपका था। राष्ट्रवाद आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रवाद इस देश के लोगों के नस नस में भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक बात और समझ लीजिए कि 80% वर्सेस 20% कराने में कितना सफल होती है भारतीय जनता पार्टी, ये देखना दिलचस्प होगा। आपने देखा होगा हिंदू राष्ट्र की बात शुरू हो गई है। आपने देखा होगा कि नवरात्र में क्या करना है ये पता चल गया होगा। आपको ये भी पता चल गया होगा कि कितने लोग किस तरह के नियत वाले हैं। इन सारी बातों पर कहीं ना कहीं रामनवमी और नवरात्र एक साथ चल रहा है और उधर रमजान भी चल रहा है। ईद मनाया जाएगा, जब आप खबर कर रहे हैं उसके एक दिन बाद ईद मनाया जाएगा। ये सारी स्थितियां और परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि ये एक तरफ है और दूसरी तरफ लालू प्रसाद की स्ट्रेटजी है। कल लालू प्रसाद ने जब अपने 23 सीटों की लिस्ट जारी की, जिसमें एक को छोड़ करके 22 सीटों का लिस्ट जारी किया, तो उस लिस्ट में एक अलग तरह का आपने देखा होगा सामंजस्य बिठाया है, जिसका सर्वथा अभाव आपको देखने को मिला हुआ है एनडीए में। एनडीए किस स्ट्रेटजी के तहत पुराने लोगों को कंटिन्यू किया, किस स्ट्रेटजी के तहत जो वैश्य समाज जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर रहा है, उन लोगों का टिकट काटा है। ये सारी बातें चर्चा में चल रही हैं। मुकेश सहनी उधर खेमे में गए तो फिर निषादों को क्यों नहीं सम्मान दिया? निषाद की तरफ से एक ही सीट मिला है जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और वो भी पारंपरिक सीट था मुजफ्फरपुर का। भले ही कैंडिडेट बदला है लेकिन मिला तो निषाद को ही है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने निषादों को नहीं दिया है, तो उनकी पार्टी के लोगों को एक अलग तरह का चिंता हो रहा है। इन सारी बातों में जो लालू प्रसाद की स्ट्रेटजी है वो अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि पूरी तरह से संतुलित और समायोजित करके उन्होंने कैंडिडेट उतारा है। हार जीत अलग बात है, लेकिन हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का उन्होंने प्रयास किया है। अपनी 23 सीटों में 8 यादवों को दिया है, इनकी संख्या भी ज़्यादा है, 8 यादवों को मिला है। अब बाकी के साथ न्याय हुआ अन्याय हुआ इस पर आप बहस कर सकते हैं, लेकिन 8 यादवों को देकर के उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो एमओवाई की पार्टी है, यानी कि यादवों की पार्टी है। हालांकि इनसे ज़्यादा जो वोटों का प्रतिशत है वो मुसलमानों की है, लेकिन मुसलमानों में मात्र 2 मुस्लिम को दिया गया है। ये भी एक आश्चर्यजनक बात है। यहाँ स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश की, आखिर मुसलमान जाएंगे कहाँ? ना उन्हें बीजेपी दे रही है टिकट और ना ही अब राजद। एक आध टिकट जो है वो देती थी जदयू, वो भी पिछड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये मुस्लिम समाज आखिर जाएगा कहाँ? तो इसकी मजबूरी हो जाती है कि इसको 1 सीट दीजिए या आधा सीट दीजिए। ये मजबूर होकर के राष्ट्रीय जनता दल को वोट करती है। अब जो परिस्थितियां बदली है, इधर कुछ दिनों में आपने देखा होगा सीमांचल में जब हमारी टीम जा रही है तो वहां के लोग वोट चाहे जिसको भी दें, लेकिन खुल करके कैमरे पर ये बात कह रहे हैं कि अब हमें 10 सालों में मोदी से कोई आपत्ति नहीं है। जो मोदी का डर दिखाया जाता था वो डर अब हमारे भीतर नहीं रह गया है। लालू प्रसाद, उनके बेटा, उनके लोग सिर्फ हमें बंधुआ मजदूर और वोटर समझ करके अब तक हमारा कोई भी काम नहीं किए हैं। हिना साहब वाला मैटर सामने आ गया है। ये सारी स्थिति और सारी परिस्थितियों को देख करके पिछला बार आपने देखा 2020 में सीमांचल में क्या हुआ, AIMIM को लोगों ने विकल्प के रूप में चुना, लेकिन वहां भी लोग नहीं टिक पाए। मुस्लिम समाज के नेता फिर से RJD में चले गए। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि इस स्ट्रेटजी में जब 8 यादवों को दिया तो उसी अनुपात में उनको मुसलमानों को भी देना चाहिए था, चाहे जो भी बात हो जाती। लेकिन यहाँ पर वो फेल कर गए हैं। तो बाकी कुशवाहा समाज की बात करें, कुशवाहा समाज नीतीश कुमार से उपेक्षित है। नीतीश कुमार पर लगातार कुशवाहा समाज के लोग कह रहे हैं कि आपने लौकुश समीकरण बनाया, आप तो हमेशा गद्दी पर रहे, लेकिन कुशवाहा समाज को आपने क्या दिया? एक कोशिश जरूर की थी नीतीश कुमार ने उमेश कुशवाहा के जरिए एक संदेश देने का, एक कोशिश नीतीश कुमार ने जरूर की थी उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी में लाने का, लेकिन नहीं टिक पाए इस पर। तो यहाँ कुशवाहा समाज को जोड़ करके, कुशवाहा समाज को थोड़ा सा चारा फेंक करके अपने तरफ करने में लालू प्रसाद सफल हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 3-3 कुशवाहा को दिया है। रविदास की बात करें तो 2-2 रविदास को दिया है, यानी कि दलित समाज को भी अपने तरफ आकृष्ट करने का, महादलित को आकृष्ट करने का उन्होंने एक कोशिश किया है, जिसमें 2 रविदास को दिया है, पासवान को भी एक दिया है। तो अगर अति पिछड़ों की बात करें और पिछड़ों की, तो उसमें धानुक समाज से एक, गंगोत से एक चौपाल को भी दिया है। ये भी दलित समाज से ही आते हैं, लेकिन इनको जनरल सीट पर लड़ा करके एक नया समीकरण पैदा किया है। यानी इधर जो आप देख रहे होंगे कि रविदास को 2, एक 3 सीट दिया है, एक चौपाल को देकर के 4 सीट पूरा कर दिया है। बात अगर करें वैश्य की तो एक वैश्य को भी दिया गया है।
बात करें सवर्णों की तो सवर्णों को 2 सीट दिया गया है। ये वही पार्टी है जिसके बारे में कहा जाता है भूरा बाल साफ करो, लालू प्रसाद की स्ट्रेटजी है। लेकिन इस बार ये समीकरण बैठा करके कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने अपने विरोधी एनडीए को टक्कर जरूर दिया है। एनडीए ने कोई भी परिवर्तन नहीं किया है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया है। जैसे बक्सर में आपने सीट चेंज किया, ब्राह्मण को हटा करके ब्राह्मण को ही दिया, एक बाहरी ब्राह्मण थे दूसरे बाहरी ब्राह्मण को ला दिया, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हुआ। एक जगह आपने एक निषाद को हटाया मुजफ्फरपुर में तो दूसरे निषाद को दे दिया, बहुत बड़ा अंतर नहीं हुआ है। लेकिन शिवहर की सीट आपने छोड़ा और वहाँ जो वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व आता था उसको लेकर के लोगों में नाराजगी है, और ये नाराजगी हो सकता है कि वैश्य समाज का ही उम्मीदवार देकर के लालू प्रसाद ने एक बड़ा गेम खेला है। ये एक तरह से जातीय समीकरण को साधने का प्रयास किया है। तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद ने इस महाभारत 2024 में एक बड़ा टेंशन दे दिया है शाह को, मोदी को, कुशवाहा को, मांझी को और चिराग पासवान को। सबके विरुद्ध उस स्ट्रेटजी के तहत वो चुनाव लड़ रहे हैं जिसमें 6 महिलाओं को देकर के नरेंद्र मोदी का 33% आरक्षण वाला मुद्दा था उसको भी अपने तरफ आकृष्ट करने की कोशिश किया है। तो वहीं नीतीश कुमार जो पिछले 17, 18, 19 सालों से बिहार की गद्दी पर है और उन्हें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है, महिला वोटर उनके तरफ बिना किसी शर्त के वोट करती थी, उस पर भी अच्छा खासा उन्होंने ध्यान दिया है। और 6 महिलाओं को दे करके 23 सीट में 6 महिलाओं को देना ये बड़ी हिम्मत का काम है और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने इस स्ट्रेटजी पर भी काम किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव जब समाप्त होंगे, 4 तारीख को परिणाम आएगा, तो क्या निकल करके सामने आता है, क्या लालू प्रसाद की स्ट्रेटजी काम करती है। साथ साथ मैं आपको यह भी कहता चलूं कि लालू प्रसाद की सारी स्ट्रेटजी पर उनके विरोधी नहीं, एनडीए नहीं, भाजपा नहीं, बाकी उनके इस स्ट्रेटजी पर या तो उनके सबसे बड़े विरोधी कांग्रेस उनको घाटा देंगे या फिर उनकी पार्टी के भीतर जो फील गुड वाले लोग हैं, जो मैं लगातार 2-3 दिनों से बात कर रहा हूं, जो हमें न लगा है कि लोग हवा भर करके और लालू प्रसाद को ये एहसास कराना चाहते हैं कि आप जीत रहे हैं। और आप जानते हैं कि युद्ध और खेल में आप अपने प्रतिद्वंदी को कमज़ोर समझ लेते हैं या आपको ये एहसास हो जाता है कि तो आसानी से जीत जाएंगे, वहीं आपकी हार हो जाती है। और यही कराने की कोशिश लालू प्रसाद के साथ उनके इर्द गिर्द खड़े लोग जो उनके स्ट्रेटजी में शामिल हैं वो कर रहे हैं। जी हाँ, तो आप बाबा को सुन रहे थे। बाबा आपको समझा रहे थे कि महाभारत 2024 जो अभी देखने को मिल रहा है इसमें क्या कुछ खास है, किस तरीके से लालू प्रसाद यादव जो हैं वो नए नए तरकीब अपना रहे हैं, किस तरीके से नए नए जो हथियार है उसे निकाल रहे हैं और विरोधियों को चित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी में जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने कल नामों का घोषणा किया, ये एनडीए को परेशान कर रही है क्योंकि एनडीए का जो सारा समीकरण है वो यहाँ पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा आप हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।